सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर को, और इस लेक्चर में हम अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन ईयर के बारे में स्टडी किया था, और कुछ एक पार्ट जो है उसे स्टडी करना रह गया था, उसे ही आज जो है इस लेक्चर में कवर करना है। और इस ह्यूमन ईयर के टॉपिक को आज क्या करना है, फिनिश करना है। इस टॉपिक के फिनिश होने के साथ ही आप 2 टाइप्स के सेंसरी ऑर्गन्स, रिसेप्टर के बारे में जान चुके होंगे। मैंने आपको ह्यूमन आई के बारे में पहले ही बता दिया है, और आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन ईयर को क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। देखिए, मैंने आपको ह्यूमन ईयर में जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है वो बताने जा रहा हूं इस लेक्चर में। और ये जो रेस्ट पार्ट है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या है? देखिए, हमने यहाँ पर ह्यूमन ईयर के जो 3 बेसिक पार्ट होते हैं, मतलब जो आउटर पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है या इंटरनल पार्ट होता है, उसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। और हमने 2 बेसिक पार्ट, जो स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट्स हैं, मतलब जो आउटर एक्सटर्नल पार्ट होता है या फिर जो मिडिल पार्ट होता है, उसके बारे में तो हम ऑल द इंफॉर्मेशन को हम गेन कर चुके हैं। हमने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी ह्यूमन ईयर का देख लिया है। इस लेक्चर में बहुत ही कम पोर्शन बचा हुआ है। हम आज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि अगर हम ईयर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी आंतरिक संरचना क्या है, हम इसके बारे में आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हम स्पेशली कॉक्लियर जो एपरेटस होते हैं उसकी बात करेंगे, और उसे फिनिश करने के बाद मैं आपको बताऊंगा वर्किंग ऑफ आई, कि आई जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। और साउंड वेव से जो है, जैसे ही साउंड वेव हमारे ईयर पिन्ना से पास होता है, फिर ईयर कैनाल के पास जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के पास जाएगा, तो उसका किस तरह से जो है वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन सभी बेसिक पॉइंट को आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। साथ साथ इसी लेक्चर के एंड में सफिशिएंट टाइम मिलने पे हम कुछ एक क्वेश्चंस भी आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो इन दोनों ही सेंसरी ऑर्गन के ऊपर जो भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट आज के इस लेक्चर में ये क्या है स्टूडेंट, मैंने कहा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर किसका? यहाँ पे हम ह्यूमन ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर हम स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको इतना बेसिक पॉइंट बता दूं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉक्लिया एंड द कॉक्लियर कैनाल, कॉक्लियर डक्ट इज कनेक्टेड बाय द बोनी लेबिरिंथ इन सच ए वे दैट इट डिवाइड द कैविटी ऑफ द लेबिरिंथ इनटू 2 पर्टिकुलर पार्ट, डोर्सल एंड द वेंट्रल चैम्बर। देखिए, यहां पर मैंने कॉक्लिया, कॉक्लियर डक्ट के बारे में, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। यहीं पर ही हमने उस पॉइंट को क्या किया था, फिनिश किया था। हमने सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर स्पेशली कॉक्लिया के बारे में बताया हुआ है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया की बात करते हैं, कॉक्लिया के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या फिर हम कॉक्लियर कैनाल के इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना की बात करें, या कॉक्लियर जो डक्ट होता है उसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये तीनों जो है किससे मैंने कहा किससे जुड़े हुए होते हैं, किससे कनेक्टेड होते हैं? मैंने कहा ये बोनी लेबिरिंथ। मैं आपको बता दूं कि हमने कल के लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि बोनी लेबिरिंथ क्या होता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, उसका रेस्ट पार्ट हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। देखिए, ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं, कॉक्लिया, कॉक्लियर कैनाल, कॉक्लियर डक्ट, ये जो है कनेक्टेड है किससे? मैंने कहा ये बोनी लेबिरिंथ से कनेक्टेड है। और ये कनेक्टेड भी कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से, इन सच वे, इस
प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं कि ये क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, मैंने कहा ये डिवाइड करते हैं किसको, मैंने कहा ये कैविटी ऑफ द लेबिरिंथ को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और ये जो कैविटी ऑफ लेबिरिंथ को डिवाइड करते हैं कितने चैम्बर्स में, देखिए यहाँ पे 2 चैम्बर्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक चैम्बर होता है डोर्सल और एक क्या होता है, एक होता है वेंट्रल। क्या होता है, एक होता है डोर्सल और एक होता है वेंट्रल। तो इस तरह से ये बॉनी लेबिरिंथ के द्वारा ये तीनों ही बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इस वे में कनेक्टेड होते हैं कि ये कैविटी ऑफ लेबिरिंथ को 2 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। अब एक चैम्बर को हम यहाँ पे डोर्सल चैम्बर कहते हैं और दूसरे चैम्बर को यहाँ पर हम वेंट्रल चैम्बर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं, ये दिया हुआ है, सो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द कॉक्लिया फॉलोइंग 3 चैम्बर्स आर सीन क्लियरली। देखिए अब यहां पर क्या बताया हुआ है, अगर यहां पे कॉक्लिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, यहां पर अब इसका टीएस की बात कर रहे हैं। टीएस क्या होता है, हमने ऑलरेडी बहुत बार स्टडी कर लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, अनुप्रस्थ काट कहा जाता है हिंदी में। तो सो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द कॉक्लिया, अगर हम कॉक्लिया का क्या करें स्टूडेंट, मैंने कहा अगर हम कॉक्लिया का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में फॉलोइंग 3 टाइप्स के चेंबर हमें क्लियरली दिखाई देते हैं, आर द सीन क्लियरली। तो यहाँ पे कितने टाइप्स के चेंबर दिखाई देंगे, मैंने कहा यहाँ पर हमें 3 टाइप के चेंबर्स इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में, कॉक्लिया के ट्रांसवर्स सेक्शन में इजीली दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए आखिर ये चैम्बर कौन कौन से होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो वेरी फर्स्ट चैम्बर हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जब मैंने आपको बताया था तो वहां पर हमने डायग्राम देखा था। डायग्राम में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कॉक्लिया का जो पार्ट होता है, जब मैंने आपको वो साउंड वेव जो प्रोड्यूस हो रहे थे और उसका डायरेक्शन आपको बताया था, वहां पर मैंने आपको 3 बेसिक टाइप ऑफ चैम्बर ऑफ कॉक्लिया के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। उसी को हम आज स्टेटमेंट में स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैंने आपको स्केला वेस्टिबुलाई के बारे में बताया, स्केला टिम्पेनी के बारे में बता रखा है, स्केला मीडिया के बारे में बता रखा है। तो इन सभी बेसिक चैम्बर्स को कॉक्लिया के ट्रांसवर्स सेक्शन में ये दिखाई देते हैं। इन चैम्बर्स को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल चैम्बर गिवन है ये क्या है, मैंने कहा ये दिया हुआ है स्केला वेस्टिबुलाई के बारे में। किसके बारे में, मैंने कहा ये दिया हुआ है स्केला वेस्टिबुलाई के बारे में। और ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है इसके बारे में वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, ये दिया हुआ है कि इट इज सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड। ये कहां प्रेजेंट है, कहां पर स्थित है, मैंने कहा इट इज सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड। ये किस तरह प्रेजेंट है, तो ये डोर्सल साइड या पृष्ठ भाग पर क्या है, प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज फिल्ड विद द पेरिलिम्फ। ये किससे फिल्ड होता है या फिर इसमें क्या भरा हुआ होता है, मैंने कहा ये पेरिलिम्फ जैसा कुछ एक फ्लूइड जो होता है वो इसके अंदर फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है इसका लोकेशन क्या है। यहाँ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्केला वेस्टिबुलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने कहा स्केला वेस्टिबुलाई जो है डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिलिम्फ कहते हैं। और इसके बारे में तो हमने उसी डायग्राम में ही डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे स्केला वेस्टिबुलाई में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये नेक्स्ट चैम्बर ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द कॉक्लिया के बारे में बताया हुआ है। और ये जो नेक्स्ट यहाँ पे जो पार्ट होता है स्टूडेंट, इसे क्या बोला हुआ है, स्केला टिम्पेनी बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, स्केला टिम्पेनी बोला हुआ है। अगर यहाँ पे स्केला टिम्पेनी की बात करें तो इसका लोकेशन क्या है, मैंने कहा देखिए स्केला वेस्टिबुलाई डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट है, मतलब ये पृष्ठ वाले भाग में प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम स्केला टिम्पेनी की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स कि इसके अधर वाले भाग में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको लर्न हो तो मैंने आपको जो इस तरह से कुछ एक यहाँ पे इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर बताया था। यहाँ पर क्या है, मैंने कहा यहाँ पर जो ओपनिंग है इसे हम कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ठीक है, जिसे हमने यहाँ पे एफओ से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर इस तरह के जो कुछ एक अपर्चर होते हैं इसे कहते हैं यहाँ पर क्या, इसे कहते हैं फेनेस्ट्रा रोटंडस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, ये बीच वाला पार्ट क्या होता है, स्केला मीडिया होता है। ये अपर पार्ट क्या होता है, मैंने कहा ये डोर्सल पार्ट है। ये वाला जो पार्ट आपको देख रहा है जिसमें साउंड वेव कुछ इस तरह से यहाँ पे
मूवमेंट शो कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये जो अपर पार्ट है इसे हमने कह दिया ये इसका डोर्सल पार्ट है, ठीक है। और ये अगर डोर्सल पार्ट है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें स्केला वेस्टिबुलाई प्रेजेंट होता है। और स्केला वेस्टिबुलाई में कौन सा जो है फ्लूइड फील्ड होता है, मैंने कहा भरा हुआ होता है, मैंने कहा इसमें पेरिलिम्फ जैसा फ्लूइड फील्ड होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये कहा था ये मिडिल पार्ट जो होता है इसे हम आप इसे कह सकते हैं स्केला मीडिया। तो हमने इसे जो है SM से रिप्रेजेंट कर दिया है। जो सबसे वेंट्रल पार्ट होता है ये क्या है, इसका वेंट्रल साइड होता है। और इसी वेंट्रल साइड को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्केला टिम्पेनी। क्या कहते हैं इसे स्केला टिम्पेनी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एलिमेंट्री आइडिया प्रोवाइड किया कि कुछ ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन किसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, ये कॉक्लियर डक्ट के नीचे प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा ये डक्ट क्या है, कॉक्लियर डक्ट है और उसके नीचे ये प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या फील्ड होता है, किस तरीके का फ्लूइड जो होता है वो फील्ड होता है, मैंने कहा इसमें पेरिलिम्फ फील्ड होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर पेरिलिम्फ क्या होता है, फील्ड होता है। अब सीधे नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट चैम्बर में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट चैम्बर में दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर स्पेशली यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, स्केला मीडिया की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर स्केला मीडिया की बात किया जाए तो इट इज अ ट्रायंगुलर कैविटी। ये क्या होता है, मैंने कहा ये एक ट्रायंगुलर कैविटी होता है। ट्रायंगुलर कैविटी कहने का सेंस ये है कि इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप के कैविटी होते हैं। तो ये ट्रायंगुलर शेप के कैविटी हैं। और ये जो कैविटी है वो किसका है, मैंने कहा ये कॉक्लियर डक्ट में पाया जाने वाला एक प्रकार का ट्रायंगुलर कैविटी है जो कहाँ प्रेजेंट है, मैंने कहा इट इज सिचुएटेड बिटवीन द स्केला वेस्टिबुलाई एंड द स्केला टिम्पेनी। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बताया था उसी डायग्राम में आपने देखा कि डॉर्सल सरफेस पे स्केला वेस्टिबुलाई है, वेंट्रल सरफेस पे स्केला टिम्पेनी है और स्केला वेस्टिबुलाई स्केला टिम्पेनी के मिडिल वाले पार्ट में इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, स्केला मीडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए इसके कैविटी का शेप अगर बात करें, यहाँ पे कॉक्लियर डक्ट में जो इस तरह की कैविटी होती है इसके शेप को हम कहते हैं ये ट्रायंगुलर कैविटी रखते हैं। और साथ साथ ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला जो टिम्पेनी होता है इसके बीच में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्केला वेस्टिबुलाई स्केला टिम्पेनी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या भरा हुआ होता है, मैंने कहा इट इज फिल्ड विद द एंडोलिम्फ। क्या भरा हुआ है, मैंने कहा इसमें एंडोलिम्फ क्या होता है, फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है। तो हमने इतने सारे पॉइंट जो हैं डिस्कस किया यहाँ पर, इन तीनों ही बेसिक पॉइंट के बारे में आपने डिस्कस किया जो कि किसके बारे में था, मैंने कहा ये हमने कॉक्लियर जो है कॉक्लिया की बात करते हैं उसके ट्रांसवर्स सेक्शन में जो 3 चैम्बर्स हमें दिखाई देते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए अब दिया हुआ है, आपको पता है हमने उसी स्ट्रक्चर में जो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जैसे स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया था। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के लिए मैंने आपको बताया था कि हियरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है, जो पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर होता है वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ही होता है। अब इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बारे में हमें क्या स्टडी करना है, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि ये सेंसरी रिज इज प्रेजेंट एट होल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन एट द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द स्केला मीडिया है कि ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होते हैं स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर इसके बारे में क्या पॉइंट गिवन है कि ए सेंसरी रिज प्रेजेंट, एक प्रकार का क्या है रिज होता है, एक ग्रूव या खांच जैसा स्ट्रक्चर आप इसे कह सकते हैं, एक सेंसरी या संवेदी प्रकार का खांच जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट होल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन एट द एपिथेलियम लाइनिंग द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द स्केला मीडिया। स्केला मीडिया वाला जो पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है, इसी स्केला मीडिया वाले पार्ट में आपने देखा था कि बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था और ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो है उसके कंप्लीट लेंथ पे, जो सेंट्रल लाइन के कंप्लीट जो लेंथ है उसके संपूर्ण लंबाई पे क्या प्रेजेंट होता है, एक सेंसरी रिज प्रेजेंट होता है। और इसी सेंसरी रिज को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो स्केला मीडिया वाला जो मिडिल पार्ट होता है, इस स्केला मीडिया वाले मिडिल पार्ट पे बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे इसके सेंट्रल लाइन ऑफ एपिथेलियम जो कि इसको लाइन करता है, स्तरित करता है,
है उसके कंप्लीट या जो एंटायर लेंथ की बात करें वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे सेंसरी रीज प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेंसरी रीज होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, मैंने कहा ये ऑर्गन ऑफ कॉटी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। इट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉटी, ऑब्वियस सी बात है, इसे ही क्या कहते हैं, इसी जो रीज होता है, सेंसरी रीज होता है, इसी को हम ऑर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इसके पास कितने टाइप की सेल्स हैं, मैंने कहा इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इसके पास दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सेल्स कौन कौन सी हैं, देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट सेल के बारे में डिस्कस किया जो कि यहाँ पे है सेंसरी सेल। अब ऑर्गन ऑफ कॉटी में टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे सेंसरी सेल्स होते हैं और सेकेंड जो सेल्स हैं इसे हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स। क्या कहते हैं, सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं या सस्पेंसरी सेल कहते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, एक सेल को हमने कह दिया संवेदी कोशिका, एक को हमने कह दिया सहायक कोशिका। अब ये जो सेंसरी सेल के अलावा जो सपोर्टिंग सेल होता है, इसी ही सपोर्टिंग सेल को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे सस्पेंसरी सेल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो या तो इसे हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल या इसे कहा जाता है सस्पेंसरी सेल। यहां पर इस वाले ऑर्गन ऑफ कॉटी में टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट है। ठीक है, इसे हमने सेंसरी और सपोर्टिंग और सस्पेंसरी सेल कह दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है, देखिए यहां पर ये पॉइंट गिवन है स्टूडेंट कि अगर हम स्पेशली किसकी बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए इन बिटवीन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द सेंसरी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि in between the empty spaces of the sensory and the suspensory cell a lymph-like fluid corti lymph is filled। देखिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है, हमने पहले ये देखा कि ऑर्गन ऑफ कॉटी के पास टू टाइप्स के सेल होते हैं। इन दोनों ही सेल्स के बीच में जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेसेस हैं, जो वैकेंट स्पेसेस हैं, किसके बीच में, मैंने कहा यहाँ पे सस्पेंसरी सेल और सेंसरी सेल जो होते हैं। ठीक है, सस्पेंसरी सेल को ही हम यहाँ पे कहते हैं सपोर्टिंग सेल। और इन दोनों ही टाइप्स के सेल्स के बीच में कुछ एक लिक्विड जैसे जो है पार्ट प्रेजेंट होता है या लिम्फ लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है। और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी फ्लूइड को जो कि यहाँ पे इन दोनों सेल्स के बिटवीन एम्प्टी स्पेसेस में या फिर खाली जगह में प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कॉर्टी लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कॉर्टी लिम्फ कहते हैं। जो इन दोनों ही सेल्स के बिटवीन में जो कैविटी प्रेजेंट है, जो वैकेंट स्पेस है उसके बीच में प्रेजेंट होता है कॉर्टी लिम्फ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिस स्पेस इज कॉल्ड टनल ऑफ कॉर्टी। अब इसी स्पेस को क्या कहते हैं, अच्छा इस स्पेस जिसमें ये लिम्फ लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये जो है लिम्फ के समान, लसिका के समान जो द्रव प्रेजेंट है, इसी को हम कहते हैं टनल ऑफ कॉर्टी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है स्टूडेंट की एट द ऑर्गन ऑफ द कॉर्टी ए थिन जेली लाइक मेम्ब्रेन इज इंक्लाइंड कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। मैंने आपको उसी डायग्राम में एक और मेम्ब्रेन मतलब बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ साथ हमने एक और मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्या पॉइंट गिवन है, ये बोला है कि जहां पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। अब इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो होता है, यहां पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पे क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा एक पतले या फिर थिन जेली लाइक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, यहां पर एक थिन जेली लाइक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और इसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टेक्टोरियल झिल्ली कहते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दिस मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में क्या होता है कि ऑल द सेंसरी हेयर्स फ्री एजेस आर द एम्बेडेड। यहाँ पर क्या होता है कि सभी प्रकार की जो सेंसरी हेयर्स होते हैं वो फ्रीली इसके किनारे पे क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। मैंने आपको याद हो तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टीज में जो भी सेंसरी सेल प्रेजेंट होते हैं उसमें हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने आपको उसी डायग्राम में लेबल किया हुआ था एक पार्ट कि हेयर्स ऑफ द सेंसरी सेल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है, अब देखिए उसी के लिए बताया हुआ है कि पहले तो यहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बारे में स्टेटमेंट है कि उसमें थिन जेली लाइक मेम्ब्रेन जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उसको
हमने कह दिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन में अब क्या धसा हुआ है, क्या एम्बेडेड है, मैंने कहा देखिए यहाँ पर इसी के सेंसरी जो है हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, संवेदी रोम पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर क्या होती है, धसी हुई अवस्था में एम्बेडेड फेज में होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मेन क्रेडिट ऑफ द हियरिंग गोज टू द ऑर्गन ऑफ कॉटी। इसके बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा कि ये जो हियरिंग का प्रोसेस है, ठीक है, अगर हम हियरिंग के प्रोसेस की बात करते हैं तो इस हियरिंग के प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और मेन जो फंक्शन शो करता है ये ऑर्गन ऑफ कॉटी ही करता है। कौन करता है, मैंने कहा ये ऑर्गन ऑफ कॉटी ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो है हियरिंग के केस में, तो यह साउंड प्रोड्यूस करने के केस में, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्गन ऑफ कॉटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गन या पार्ट कंसिडर किया जाता है जो कि हियरिंग में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हमने इतने सारे पॉइंट को यहाँ पे कवर किए। अब देखिए, अब हम सीधे यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे वर्किंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है ह्यूमन ईयर का। इसमें क्या गिवन है, वर्किंग ऑफ ईयर के बारे में सारे पॉइंट्स गिवन हैं। अगर यहाँ पे वर्किंग ऑफ ईयर देखें तो देखिए वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ईयर क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि ईयर्स आर द, ये जो वन पेयर ऑफ ईयर प्रेजेंट होते हैं, ईयर्स आर स्टेटो ऑकस्टिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये जो है बॉडी का किस प्रकार का ऑर्गन है, इसे हम कहते हैं स्टेटो ऑकस्टिक ऑर्गन। मैंने आपको बताया था कि स्टेटो का मीनिंग क्या होता है, स्टेटो का मीनिंग होता है यहाँ पे बैलेंस करना। क्या होता है, बैलेंस करना होता है, मतलब उसको संतुलन में लाना होता है, ठीक है। और ऑकस्टिक का जो सेंस होता है ये होता है जो है इस किससे होता है, मैंने कहा यहाँ पे ऑकस्टिक का जो मीनिंग होता है ये होता है यहाँ पे, क्योंकि ईयर है तो यहाँ पे हम साउंड से रिलेटेड पॉइंट की बात करेंगे तो ऑकस्टिक का मीनिंग यहाँ पे हम साउंड से ले सकते हैं। किस ले सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पे हम इसको साउंड से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब इसका पूरा हम पार्ट देखते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टेटो ऑकस्टिक ऑर्गन के साथ साथ ह्यूमन ईयर को एक और स्पेशल पॉइंट प्रोवाइड किया था। इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि अगर हम यहाँ पे ह्यूमन ईयर की बात करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम फोनो रिसेप्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसे फोनो रिसेप्टर भी तो कहा जा सकता है। तो फोनो रिसेप्टर कहने का सेंस ये है कि इसे हम साउंड रिसेप्टर कह सकते हैं। मैंने वहां पर आपको एग्जांपल बताया था कि हम अपने आइज को, ह्यूमन के आइज को जो है यहाँ पर कह सकते हैं क्या, फोटो रिसेप्टर। तो यहाँ पर हम ईयर को क्या कह सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पे हम इसे फोनो रिसेप्टर कह सकते हैं, साउंड रिसेप्टर्स कह सकते हैं। या फिर आप अगर नोज की बात करें तो नोज भी सेंसिटिव पार्ट ही होता है, ये भी सेंसिटिव ऑर्गन ही होता है और इसे हम स्मेल रिसेप्टर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेटो जो है वो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, ऑकस्टिक यहाँ पे साउंड या फिर हियरिंग के प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके टू फंक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी इसी टर्म से आपको दिखाई दे रहा है। एक तो इसका फंक्शन होता है बॉडी को बैलेंस करना, जो कि इसका मेन और प्राइमरी फंक्शन होता है। और नेक्स्ट क्या होता है, मैंने कहा ये होता है हियरिंग, साउंड के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो बेसिक फंक्शन है इसकी बात करते हैं। thus these help the body to hear and the balancing of the body। देखिए इस प्रकार से ये बॉडी को हेल्प करते हैं, किसमें, मैंने कहा ये हियरिंग के प्रोसेस में और बैलेंसिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेरी फर्स्ट वर्क आपको प्रोवाइडेड है, ये दिया हुआ है इक्विलिब्रियम के बारे में। अब ये जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में क्या प्रोवाइडेड है आपके पास इंफॉर्मेशन, मैंने कहा यहाँ पर पॉइंट गिवन है कि द फर्स्ट एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द ईयर इज द मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। यहाँ पे अगर यहाँ पे ईयर के, ह्यूमन ईयर के प्राइमरी फंक्शन और प्राथमिक प्रकार के कार्य की बात की जाए तो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन इसका हियरिंग नहीं होता है, ये क्या होता है, मैंने कहा ये होता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, शरीर को संतुलन में रखना और उसके बैलेंसिंग ऑफ बॉडी को क्या कर पाना, मैंने कहा उसको मेंटेन करना ही जो ह्यूमन ईयर का क्या होता है, मैंने कहा ये बेसिक फंक्शन होता है या इसे फर्स्ट फंक्शन आप कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके जो है नेक्स्ट वर्क के बारे में है। यहाँ पे न केवल हम इसके हियरिंग के वर्क के बारे में स्टडी करेंगे जबकि यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं
जैसे ही साउंड वेव को कलेक्ट किया जाता है ईयर पिन्ना और ईयर कैनाल के माध्यम से, तो कौन कौन से यहाँ पर जो है वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और वो वाइब्रेशन जो है वो हियरिंग के प्रोसेस में किस तरह से काम आते हैं, हम इस सारे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे वर्किंग ऑफ ईयर से रिलेटेड जो सेकेंड पॉइंट गिवन है ये क्या है, हियरिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट ये है कि दिस एक्ट इज डन बाय द ऑर्गन ऑफ कॉटी। अभी हमने ऑर्गन ऑफ कॉटी के बारे में डिस्कस किया था। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है ये हियरिंग के प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब हियरिंग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म में जो अपना इन्वॉल्वमेंट शो करता है और भागीदारी लेता है, ये क्या होता है, ये ऑर्गन ऑफ कॉटी ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम प्रोसीजर देखते हैं कि साउंड वेव जो है वो किस तरह से ट्रांसमिशन को शो करते हैं, क्यों, कौन से वाले पार्ट से कहां पे गुजरते हैं और जो है वाइब्रेशंस कहां कहां क्रिएट होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द ईयर पिना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे साउंड वेव को, ध्वनि तरंगों को कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, मैंने कहा यहाँ पर ईयर पिना जो है, ठीक है, ईयर पिना के द्वारा यहाँ पे डिफरेंट टाइप के साउंड वेव्स को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज साउंड वेव ट्रेवल थ्रू ईयर कैनाल एंड हिट द ईयर ड्रम। अब ये जो साउंड वेव जिसे ईयर पिन्ना ने कलेक्ट किया है, ये साउंड वेव जो है वो ट्रेवल करते हैं, क्या करते हैं, मैंने कहा ये ट्रेवलिंग शो करते हैं किसके द्वारा, मैंने कहा यहाँ पर ये ईयर कैनाल के द्वारा क्या करते हैं, ट्रेवलिंग शो करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ईयर कैनाल कौन सा पार्ट होता है, आप जानते हैं इसे ही हम कहते हैं ईएएम। क्या कहते हैं इसे हम ईयर कैनाल को ही ईएएम कहते हैं, मतलब इसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहा जाता है। तो ईयर पिन्ना से सीधे ये जो साउंड वेव्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, आगे शिफ्ट हो जाते हैं किधर, मैंने कहा ईयर कैनाल की तरफ। और ईयर कैनाल में जैसे ही आया तो आपको इतना पता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि इसी ईयर कैनाल और मिडिल ईयर के जो बीच में स्पेस है, टिम्पैनिक कैविटी, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। ड्रम को हमने क्या कहा था, इसे ही हमने कहा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या कहा था हमने, इसे यहाँ पर ईयर ड्रम को ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोला था। तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसे ही ईयर ड्रम कहते हैं। और जैसे ही यहाँ पे ईयर कैनाल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में साउंड वेव पहुंच गया, तो जैसे ही यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ईयर कैनाल में पहुंचेगा तो ये हिट करेगा। हिट किसको करेगा, मैंने कहा यहाँ पे ये प्रेशर अप्लाई करता है ईयर ड्रम पे, और इस प्रेशर के अप्लाई होने से जैसे ये साउंड वेव हिट करेंगे या फिर टच होते हैं किससे, ईयर ड्रम से, कान के पर्दे से कैसे होंगे, टच होंगे, तो अब क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ इट ईयर ड्रम गेट वाइब्रेटेड। और जैसे ही यहाँ पे ये साउंड वेव हिट होते हैं ईयर ड्रम के साथ, तो इसी के फलस्वरूप क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ इट यहाँ पे ईयर ड्रम क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये वाइब्रेटेड हो जाएगा, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा, कंपन जो है इसमें देखने को मिलेगा। अब ये जो वाइब्रेशन जो कि यहाँ पे ईयर ड्रम में प्रोड्यूस हुआ है, अब इसको आगे शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईयर ड्रम जो है इस वाइब्रेशन को मतलब टिम्पैनिक कैविटी या मिडिल ईयर वाले पार्ट में शिफ्ट करते हैं जहां पे ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिस वाइब्रेशन रीच अप टू द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो होता है वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कहां पे प्रेजेंट होता है, मैंने कहा आपने एक प्रकार के एपर्चर के बारे में स्टडी किया था जिसे हम कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस। फेनेस्ट्रा ओवेलिस जो होता है इसी को ही क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओवेलिस टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा ये यहाँ पर ओवल शेप को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ओवल विंडो भी कहते हैं। या तो हम इसे फेनेस्ट्रा ओवेलिस बोल दें या फिर इसे ओवल विंडो बोल दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो कहां पहुंच जाएगा, फेनेस्ट्रा ओवेलिस या जो ओवल विंडो या फिर अंडाकार जो छिद्र होते हैं, अपर्चर होता है, उसके स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन तक क्या हो जाएंगी, ये साउंड जो वाइब्रेशन है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या डायरेक्टली पहुंचते हैं यहाँ पर ईयर ड्रम से, मैंने कहा नहीं, यहाँ पर किसके द्वारा पहुंचते हैं, यहाँ पर ये ईयर ऑसिकल्स के द्वारा कहां पे पहुंच जाएंगे, ये साउंड वेव फेनेस्ट्रा ओवेलिस में पहुंच जाएंगे। एक और बार हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज्म आपको डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ
कि यहाँ पे मैंने कहा कि इस पूरे हियरिंग के मैकेनिज्म में जिस पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर ने अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो कौन सा था, वो ऑर्गन ऑफ कॉटी था। इस ऑर्गन ऑफ कॉटी ने हियरिंग के प्रोसेस में अपना इंपॉर्टेंट रोल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड वेव को कलेक्ट करने का जो वर्क है वो ईयर पिन्ना के द्वारा होता है। ईयर पिन्ना से ये साउंड वेव ट्रेवलिंग शो करते हैं ईयर कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में पहुंच जाते हैं। ईयर कैनाल से जैसे ही ये ईयर ड्रम में पहुंचते हैं तो ईयर ड्रम को ये पुश करते हैं, प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको हिट करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे ईयर ड्रम को हिट मिलता है या फिर उस पर प्रेशर अप्लाई होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो अब वाइब्रेटेड हो जाएगा, मतलब वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा। और ये जो ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशंस हैं ये ईयर ऑसिकल जो कि मिडिल ईयर या टिम्पैनिक कैविटी का पार्ट होता है, इसी ईयर ऑसिकल से अब ये साउंड वाइब्रेशन जो है, जो कि यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन जो कि यहाँ पे ईयर ड्रम में प्रोड्यूस हुए हैं वो सीधे पहुंच जाएंगे फेनेस्ट्रा ओवलिस या फिर ओवल विंडो जो कि एक ओवल एपर्चर होता है उसके स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन पे पहुंच जाएंगे। तो हम एक पाथवे डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, जो ये साउंड वेव्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो फेनेस्ट्रा ओवलिस तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है साउंड वेव का क्या होना है हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए इसके बाद जो साउंड वेव है वो कहां पहुंचेंगे, मैंने कहा देखिए यहां पर अब क्या होगा, जैसे ही फेनेस्ट्रा ओवलिस या ओवल विंडो तक साउंड वेव के लिए वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे, अब एज ए रिजल्ट ऑफ इट क्या होगा कि यहां पर ये वाइब्रेशन ट्रेवलिंग शो करेंगे किधर से किधर की तरफ। मैंने कहा देखिए यहां पर फ्रॉम ईयर ड्रम टू द फेनेस्ट्रा ओवलिस में जैसे ही ये साउंड वेव क्या होते हैं ट्रेवलिंग शो करते हैं तो साउंड वेव्स बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। अब देखिए यहां पर क्या बताया हुआ है, इस पॉइंट में आपको बता रखा है कि जैसे ही ये जो साउंड वेव है ट्रेवलिंग शो करते हैं किस पार्ट से, मैंने कहा जैसे ही ये जो है ईयर ड्रम से फेनेस्ट्रा ओवलिस तक पहुंचते हैं तो साउंड वेव जो है अब क्या हो जाएंगे, मैंने कहा ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। कब, कौन से पार्ट में, ट्रेवलिंग के टाइम पे, क्योंकि वहां पे ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है, ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही यहाँ पे ईयर ड्रम से फेनेस्ट्रा ओवलिस में साउंड वेव ट्रांसमिट होता है, कंडक्ट होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या फिर आप इसे कहेंगे कि वो साउंड वेव क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है कि व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ द फेनेस्ट्रा ओवलिस स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अब देखिए जैसे ही उसमें जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, जैसे ही वहां पर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, मैंने कहा वो वाइब्रेटिंग स्टार्ट करता है। तो आपको पता है कि अब ये फेनेस्ट्रा ओवलिस ओपनिंग शो करता है। कॉक्लियर का जो टीएस में आपको फर्स्ट पार्ट दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पे जो है स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। और स्केला वेस्टिबुलाई में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को कहते हैं पेरिलिम्फ। क्या कहते हैं उसे, इसे हम पेरिलिम्फ कहते हैं। तो जैसे ही ये फेनेस्ट्रा ओवलिस के मेम्ब्रेन में जो है साउंड का क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेटिंग करना ये स्टार्ट करेंगे, कंपन उत्पन्न होगा। तो अब क्या होगा कि पेरिलिम्फ जो कि कहाँ पे होता है, स्केला वेस्टिबुलाई में होता है, उसमें भी क्या क्रिएट होगा, मैंने कहा यहाँ पर भी जो है यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि फेनेस्ट्रा ओवलिस ही तो ओपनिंग शो करता है स्केला वेस्टिबुलाई में। अब स्केला वेस्टिबुलाई में ये ओपनिंग शो करेंगे, स्केला वेस्टिबुलाई में क्या पहुंच चुका है, ये वाइब्रेशन पहुंच चुका है। तो इसके इस वाले पार्ट में, इस स्केला वेस्टिबुलाई पार्ट में जो लिक्विड प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं पेरिलिम्फ, अब ये क्या करेगा, अब ये वाइब्रेशन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और यहां पर अब क्या होने वाला है कि सम वाइब्रेशंस रीच अप टू द स्केला टिम्पैनी ऑल्सो। देखिए यहाँ पे कुछ जो वाइब्रेशंस होता है वो स्केला वेस्टिबुलाई से कहाँ पहुंच जाते हैं, इसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट, कॉक्लिया के ट्रांसवर्स सेक्शन के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट स्केला टिम्पैनी तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये टिम्पैनी तक पहुंच जाएंगे या फिर इसके पेरिलिम्फ, क्योंकि स्केला टिम्पैनी में भी कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, मैंने कहा इसमें भी पेरिलिम्फ ही भरा होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये पेरिलिम्फ जो कि स्केला टिम्पैनी में फिल्ड होता है वहां तक क्या हो चुका है, वहां तक यहां पर जो है वाइब्रेशन पहुंच चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्केला टिम्पैनी में जो साउंड वेव होते हैं यहां पर एक प्रकार के एपर्चर से पहुंचते हैं। और इस एपर्चर को क्या कहते हैं, क्योंकि इस एपर्चर का शेप क्या होता है, मैंने कहा इस एपर्चर का शेप होता है राउंडेड शेप। क्या होता है, इस एपर्चर का शेप होता है राउंडेड, मतलब गोलाकार शेप में होते हैं, इसीलिए इस प्रकार के एपर्चर को क्या कहते हैं,
फेनेस्ट्रा रोटंडस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे फेनेस्ट्रा रोटंडस कहा जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑल ओवर जो है साउंड वेव कहाँ पे पहुंच चुके हैं, वाइब्रेशन कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, स्केला टिम्पेनी वाले पार्ट में पहुंच चुके हैं और वहां पे वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहां पर अब क्या होगा स्टूडेंट कि दीज वाइब्रेशंस ट्रेवल थ्रू एंडोलिम्फ रीच अप टू द ऑर्गन ऑफ कॉटी। अब यहां पर ये जो वाइब्रेशंस हैं वो कहां पहुंच जाएंगे? हियरिंग के प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है जो कि ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ कॉटी तक ये वाइब्रेशन पहुंचेंगे, साउंड वेव पहुंचेगा, लेकिन किसके माध्यम से? अब ये जो वाइब्रेशन है आप जानते हैं कि अगर हम स्केला मीडिया की बात करें, स्केला मीडिया वाले पार्ट में ही तो ऑर्गन ऑफ कॉटी प्रेजेंट है, और स्केला मीडिया में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? वो होता है एंडोलिम्फ। क्या होता है? एंडोलिम्फ होता है। आपको ये लर्न करना है कि स्केला वेस्टिबुलाई में यहाँ पर पेरिलिम्फ था, स्केला टिम्पेनी में पेरिलिम्फ है, और यहाँ पे ये जो स्केला मीडिया है यहाँ पर क्या होता है? एंडोलिम्फ होता है। तो ये वाइब्रेशन एंडोलिम्फ में पहुंचा और एंडोलिम्फ के थ्रू कहाँ पहुंच गया है? मैंने कहा ये ऑर्गन ऑफ कॉटी में पहुंच गया। नेक्स्ट, दीज ऑर्गन ऑफ कॉटी ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अब जैसे ही यहाँ पे साउंड वेव या फिर उसके कुछ एक वाइब्रेशंस ऑर्गन ऑफ कॉटी में पहुंच गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इसमें भी क्या हो जाएगा? अब वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट करेगा ये ऑर्गन ऑफ कॉटी भी, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एट दिस प्लेस, अब इस जगह क्या होगा? आपको पता है कि ऑर्गन ऑफ कॉटी में टू टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट है, सेंसरी सेल्स और सपोर्टिव और सस्पेंसरी सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा? एट दिस प्लेस, इस जगह जो सेंसरी हेयर ऑफ द सेंसरी सेल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉटी हिट बाय द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा कि ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी पे जो सेल्स प्रेजेंट है, कौन से? मैंने कहा देखिए यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसे कहते हैं सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स पे कुछ एक हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही स्टडी किया हुआ है कि जैसे ही यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉटी में प्रेजेंट सेल संवेदी कोशिका सेंसरी सेल्स, उसमें जो संवेदी रोम प्रेजेंट होते हैं या फिर सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर क्या हो चुका है? वहां पे साउंड वेव पहुंच गया है। और जैसे ही यहाँ पर ये पहुंचता है तो यहाँ पर क्या ये प्रेशर अप्लाई करता है, किस पे? मैंने कहा अब यहाँ पे एक और टाइप के मेम्ब्रेन के बारे में आपने देखा था जिसे क्या कहते हैं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि ऑर्गन ऑफ कॉटी जो होता है उसी पर ही, ऑर्गन ऑफ कॉटी के ही साइड पर यहाँ पे कुछ एक जेली लाइक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और वो जो जेली लाइक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, वो जो झिल्ली प्रेजेंट होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या होता है? अब मैंने कहा वो हीट होता है। अब जैसे ही इस पे प्रेशर अप्लाई होगा तो अब जो है साउंड की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेशन क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? नाउ स्टिमुलेशन ऑफ द हियरिंग टेक प्लेस। अब जो है जो सुनने के लिए जो उद्दीपन होता है, स्टिमुलेशन होता है, वो क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या प्रोसीजर रहा, क्या मैकेनिज्म रहा, इसको हम यहाँ पे एक और बार रिवाइज करते हैं। आपने ये देखा कि अब जो है ऑर्गन ऑफ कॉटी तक पहुंच चुका है। क्या? मैंने कहा ये वाइब्रेशंस ऑर्गन ऑफ कॉटी तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर स्केला मीडिया जो पार्ट होता है, इसका जो मिडिल पार्ट होता है, जो कि स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी के बीच में प्रेजेंट होता है, तो वहां पर देखिए ये जो एंडोलिम्फ भरा हुआ है, जैसे ही इसमें साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड वाइब्रेट हुआ, तो अब ये वाइब्रेशन किस में क्रिएट करेगा? मैंने कहा ऑर्गन ऑफ कॉटी में भी स्टार्ट होगा वाइब्रेशन। और ऑर्गन ऑफ कॉटी में जो सेंसरी हेयर होते हैं, सेंसरी सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, अब जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो वो प्रेशर अप्लाई करेगा, किस पे? मैंने कहा एक प्रकार के जेली लाइक मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और जैसे ही यहाँ पे ये हीट होता है और जैसे ही ये हीट करता है तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टिमुलेशन ऑफ हियरिंग क्या हो जाएगा? टेक प्लेस हो जाएगा। इस पूरे हियरिंग के प्रोसेस में किस पर्टिकुलर जो ऑर्गन है या किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा? मैंने कहा ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए इसी हम चैप्टर में कुछ एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या गिवन है?
ये लास्ट पॉइंट गिवन है कि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन क्या सभी तरह के साउंड्स वेव जो होते हैं वो बिल्कुल ही ऐसे ही ट्रांसपेरेंटली और क्लियरली जो है ट्रांसमिशन को शो करते हैं? यहाँ पे क्या इसके पाथवे जिससे ये ट्रांसपोर्टेशन को शो करते हैं, क्या बीच में या बिटवीन ऑफ द पाथवे डिस्ट्रॉय नहीं होते, नष्ट नहीं होते हैं? हम इसके बारे में ये बात करने वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट गिवन है कि वाइब्रेशंस एंड द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द कॉक्लिया ट्रेवल टुवर्ड द पेरिलिम्फ। यहाँ पर क्या है, ये जो वाइब्रेशंस होते हैं या फिर ये जो साउंड वेव्स होते हैं प्रोड्यूस किसके द्वारा होते हैं? मैंने कहा प्रोड्यूस ये जो कॉक्लिया के द्वारा जो यहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस होता है वो ट्रेवल करता है किसके थ्रू? मैंने कहा पेरिलिम्फ के थ्रू जो है ट्रेवल करता है। रीच अप टू द मेम्ब्रेन स्ट्रेस्ड एट अ फेनेस्ट्रा रोटंडस एंड आर डिस्ट्रॉयड। और ये जैसे ही यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन के पास पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ पे फेनेस्ट्रा रोटंडस के पास जो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसके पास ये साउंड वेव्स पहुंचते हैं। तो अब क्या होता है, मैंने कहा इसका कुछ एक पार्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये ट्रांसमिशन जो शो कर रहे हैं साउंड वेव ध्वनि तरंगे जो यहाँ पे आवागमन को दर्शा रही हैं, तो ये जैसे ही इस पूरे पाथवे में क्या सभी प्रकार के साउंड वेव क्या होते हैं, यहाँ पे पूरा वो हियरिंग के मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? मैंने कहा नहीं, यहाँ पर कुछ एक साउंड वेव क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पर गिवन है कि सम साउंड वेव आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड व्हेन कमिंग फ्रॉम द हेलिकोट्रेमा। हेलिकोट्रेमा के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था इस तरह के जो स्ट्रक्चर आपने देखा था, ये स्केला क्या है? वेस्टिबुलाई, ये क्या है? स्केला टिम्पेनी, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट था, इसे हमने क्या कहा था? इसे हमने हेलिकोट्रेमा कहा था। तो जब यहाँ पे हेलिकोट्रेमा से क्या है, मैंने कहा यहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस होता है, तो इससे जो आ रहे साउंड वेव होते हैं या फिर वाइब्रेशन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब देखिए, अब हम स्टडी करेंगे कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में जो कि ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई पर क्या है? बेस्ड हैं। हमने इसी टॉपिक के साथ, इसी हियरिंग के मैकेनिज्म के साथ ऑल द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर को क्या कर चुके हैं? कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने ह्यूमन आई भी स्टडी कर लिया, ह्यूमन ईयर भी हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। तो अब हम इसी लेक्चर में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं विच आर बेस्ड ऑन द ह्यूमन आई एंड द ह्यूमन ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पर ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई के ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये पूछ रहा है हमसे कि ड्यूरिंग द नाइट व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज लो। ये बोल रहा है कि जब रात के समय एट द टाइम ऑफ नाइट जब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो, मैंने कहा उसकी जो तीव्रता होती है वो अगर कम है तो इट इज डिटेक्टेड बाय, इससे जो है किस तरह से हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे पास और ये चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से हैं? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये जो है क्या इसके लिए रॉड सेल्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्या इसके लिए कौन सेल रिस्पॉन्सिबल हैं? थर्ड ऑप्शन है बोथ, या फिर रॉड सेल्स और कौन सेल्स दोनों की बात करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस। आपको इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट है कि जब रात के टाइम में एट द टाइम ऑफ नाइट जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो, मैंने कहा कम हो, लो होता है, तो इट इज डिटेक्टेड बाय, इससे डिटेक्ट कौन करता है? इसका जो है टेस्ट कौन करता है? कौन से सेल्स होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्या ये रॉड सेल्स होते हैं? क्या ये कौन सेल्स होते हैं? या फिर ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है? या फिर ये है क्रिस्टलाइन लेंस? मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। यहां पे देखिए अब सीधे लीड करते हैं इसके डिस्कशन की तरफ। अगर यहां पे इसको हम डिस्कस करें तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब आपको बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन बताया था कि विजन के बायोकेमिस्ट्री के बारे में हमने जब स्टडी किया था स्टूडेंट, तो वहां पर हमने क्या देखा था? वहां पे हमने देखा था कि अगर हम किसकी बात करते हैं कि अगर हम फोटो सेंसिटिव सेल्स की बात करते हैं, किसकी बात करें? फोटो सेंसिटिव, ठीक है, फोटो सेंसिटिव सेल्स की अगर बात करते हैं तो ये जो फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं इसमें क्या क्या होता है? मैंने कहा फोटो सेंसिटिव सेल्स में यहाँ पे रॉड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? रॉड सेल्स होते हैं और साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं? कॉन सेल्स होते हैं। लेकिन ये जो रॉड सेल्स हैं वो किस प्रकार के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मैंने कहा ये जो रॉड सेल्स होता है स्टूडेंट यहाँ पर ये किस टाइप के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? मैंने कहा देखिए यहाँ पर पाए जाने वाले जो रॉड सेल्स होते हैं
ये बेसिकली यहां पर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्कोटोपिक विजन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है स्कोटोपिक विजन कहते हैं। जबकि यहां पे देखिए, यहां पे जो कॉर्न सेल्स होते हैं, ठीक है, कॉर्न सेल्स जो होते हैं, यहां पर कॉर्न सेल्स को क्या कहा जाता है, ये अब यहां पे जो है कौन से विजन के लिए, ये कलर विजन के लिए, या फिर इसे ही कहा जाता है फोटोपिक विजन। कौन सा विजन, इसे कहा जाता है फोटोपिक विजन। तो देखिए यहां पर बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट ये है कि रॉड सेल्स जो है यहाँ पे स्कोटोपिक विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि ये जो कॉर्न सेल्स होते हैं ये फोटोपिक विजन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहां पर ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जब डिम लाइट हो, मतलब जब लाइट कम होता है, अगर आपको याद हो कि इसी स्कोटोपिक विजन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट विजन भी कहते हैं, इसे हम यहाँ पे नाइट विजन भी कहते हैं, ट्यूलाइट विजन भी कहते हैं, और साथ साथ इसे ही कहते हैं डिम लाइट विजन। क्या कहते हैं इसे यहाँ पे डिम लाइट विजन कहते हैं। तो डिम लाइट को जो है डिटेक्ट करने का, इसके बारे में बताने का जो वर्क होता है वो कौन से सेल्स का होता है, मैंने कहा यहाँ पे रॉड सेल्स का होता है। किसका होता है, रॉड सेल्स का होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, मैंने कहा इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, रॉड्स के बारे में बताया हुआ है, यही वो सेल्स होते हैं जो कि एक प्रकार के फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, और यहां पर इसके लिए स्कोटोपिक विजन या डिम लाइट में भी जो है विजन को क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, मैंने कहा यहां पे रॉड्स वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि रोडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है, ये पूछ रहा है एक प्रकार के पिगमेंट के बारे में। ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ये क्या होता है, किसका कंपोनेंट होता है या किसका घटक होता है। चार ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्निया, सेकंड ऑप्शन है कोरोइड, थर्ड ऑप्शन है रॉड्स, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कॉन्स। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे एक और बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहां पर क्या है ये देखते हैं कि यहां पर एक पिगमेंट के बारे में बताया हुआ है। इस पिगमेंट को क्या बोला इसने, इस पिगमेंट को बोला है रोडोप्सिन। क्या बोला है, रोडोप्सिन पिगमेंट बोला है। और ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इसका मतलब ये जो है किस प्रकार के स्ट्रक्चर का घटक होता है। सीधे डिस्कस करते हैं इसके आंसर के ऊपर लिए। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये, मैंने आपको इसके बारे में बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन में ही बताया था जब हमने ह्यूमन आई के बारे में स्टडी किया था। देखिए इन चारों स्ट्रक्चर में से रोडोप्सिन किस में प्रेजेंट होता है, तो ये रॉड सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। और इसी रोडोप्सिन के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा कि ये जो इसका अगर क्या हो जाए, इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाता है तो इसके डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, मैंने कहा इसके डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होता है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था रोडोप्सिन के बारे में। रॉड सेल्स में हमने देखा था कि रॉड सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम यहाँ पे कॉर्न सेल्स की बात करते हैं तो कॉर्न सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके कॉर्न्स में जो यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इसे कहा जाएगा आयोडोप्सिन। क्या कहते हैं इसे हम यहाँ पे आयोडोप्सिन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि यहाँ पे जब भी हम व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द रोडोप्सिन पिगमेंट, तो यहाँ पर ये इसके डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होता है। और ये रॉड सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जबकि कॉर्न सेल्स में पाए जाने वाले पिगमेंट को यहाँ पे आयोडोप्सिन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने ये स्टडी किया। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय, देखो वही क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो आपको ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपको दिख रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट जो हैं आपको इंटरकनेक्ट करके ही स्टडी करना है, सभी को आपस में इंडिविजुअल रिलेट करके स्टडी करना है। देखिए यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस की अगर बात करते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज होता है। ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन आपसे पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड ऑप्शन है मायोपिया, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे डिफेक्टिव कॉर्निया, और वेरी लास्ट ऑप्शन क्या है, ये दिया हुआ है डिफिशिएंसी ऑफ द रोडोप्सिन इन द रॉड। देखिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके सीधे आंसर पे आते हैं।
क्योंकि इसी से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट अभी बता दिया था कि ये जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होता है वो किसके डेफिशिएंसी होता है। मैंने कहा ये डेफिशिएंसी ऑफ द रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है, रॉड सेल्स में रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और इसी के डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसे क्या कहते हैं, इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज कहते हैं। ठीक है, सीधे हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक ऐसे एरिया के बारे में पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द मोस्ट एक्टिव विजन इन द आई, कि ये जो आई होता है, ह्यूमन आई जो होता है, इसमें जो मोस्ट एक्टिव विजन है, जो अत्यधिक सक्रिय अवस्था में रहते हैं, वेयर द शार्प इमेज इज फॉर्म्ड, जहां पर क्या होता है, शार्प इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द मोस्ट एक्टिव विजन, आई में अगर हम मोस्ट एक्टिव विजन, अत्यधिक सक्रिय जो क्षेत्र होता है उसकी बात करें तो वहां पे जो है किसका फॉर्मेशन होगा, मैंने कहा शार्प इमेज का फॉर्मेशन होता है। और ये जो शार्प इमेज के फॉर्मेशन के लिए वो जो मोस्ट एक्टिव विजन आई में होता है वो कौन सा होता है, ये हमसे पूछ रहा है। क्या ये ब्लाइंड स्पॉट है, फर्स्ट ऑप्शन, क्या ये यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन येलो स्पॉट होता है, या फिर थर्ड ऑप्शन लेंस है, या फिर लास्ट ऑप्शन प्यूपिल है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें शार्प इमेज का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इसमें लॉजिक भी आपको यूज करना है क्योंकि ये आपको इंटर रिलेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इसके ऑप्शंस पे नहीं जा सकते हैं। देखिए हमने जो भी कंसेप्ट यहाँ पे ह्यूमन आई में स्टडी किया उसको मैं आपको लिंक करके बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये किस प्रकार से जो है कनेक्टेड होते हैं। देखिए अगर यहाँ पे ह्यूमन आई में पाए जाने वाले हम किस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, देखिए मैंने आपको जो है रेटाइना के पैरेलल पाए जाने वाले एरिया ऑफ सेंट्रलिस में बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेंट्रलिस के बारे में। ये जो एरिया ऑफ सेंट्रलिस होता है स्टूडेंट, इसी एरिया ऑफ सेंट्रलिस को क्या कहते हैं, इसी एरिया ऑफ सेंट्रलिस को यहाँ पर येलो स्पॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसे येलो स्पॉट कहते हैं। और ये जो येलो स्पॉट होता है इसके रिगार्डिंग एक और पॉइंट आपको लर्न करना है, या तो हम इसे कहते हैं येलो स्पॉट या एरिया ऑफ सेंट्रलिस, और ये रेटाइना का वो पार्ट होता है। मैंने कहा ये क्या है, ये रेटाइना का पार्ट होता है और इसके जस्ट पैरेलल वाला पार्ट जो होता है, लेंस के जस्ट पैरेलल पार्ट में हमने कहा रेटाइना होता है। और उस रेटाइना में क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर कुछ एक डिप्रेशन या पिट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा डिप्रेशन होता है या फिर कुछ एक गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इसे कहा जाता है फोविया। क्या कहते हैं यहाँ पे, फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। और यहाँ पर फोविया सेंट्रलिस जो कि जिस एरिया में प्रेजेंट होता है इसे क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेंट्रलिस कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं। और इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है कि ये डे टाइम में, किस टाइम में, मैंने कहा ये डे टाइम में किसका फॉर्मेशन करते हैं, मैंने कहा ये शार्प इमेज को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, ये शार्प इमेज का फॉर्मेशन करते हैं एट द डे टाइम। और वो पर्टिकुलर विजन या एरिया कौन सा है, इसे हम येलो स्पॉट बोलेंगे। ठीक है, अब सीधे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड की बात करें तो ये क्या है, ये है येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट वो विजन है जहां पे डे टाइम में शार्प इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है, हमने येलो स्पॉट के बारे में भी देखा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड स्पॉट। जो इंपोर्टेंट एरिया है इस ह्यूमन आई का, वहां से हमने क्वेश्चंस क्या किए हैं यहाँ पे लिए हैं और उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको जो है, मेरा पर्पस ये है कि इन सभी क्वेश्चंस को आपको कनेक्ट करना सिखाऊं जो आपने थ्योरी या फिर कंसेप्ट में लर्न किया है। अब देखिए यहाँ पर हम ब्लाइंड स्पॉट की बात करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट इन द आई इज लोकेटेड, ये जो ह्यूमन के आई में, मानव नेत्र में जो ब्लाइंड स्पॉट है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अंध बिंदु। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं अंध बिंदु। तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ह्यूमन के आई में, ये कहां लोकेट होते हैं। क्वेश्चन ये है, 4 ऑप्शन है आपके सामने
कि इन द सेंटर ऑफ प्यूपिल, सेकंड ऑप्शन इन द सेंटर ऑफ लेंस, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे कि इन द सेंटर ऑफ लेंस हो गया सेकंड ऑप्शन। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्या ये फोबिया सेंट्रलिस के एरिया में होता है, और लास्ट ऑप्शन गिवन है कि वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स रेटिना, और ये क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट है, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ऑप्टिक नर्व जहां पे रेटिना से लीव करती हैं, क्या ये यहां पर प्रेजेंट होता है। चारों ऑप्शन में 4 वेरियस टाइप के लोकेशन के बारे में आपको दिए हुए ऑप्शन, इस ऑप्शन के बेसिस पे आपको ये बताना है कि ये ब्लाइंड स्पॉट जो है ह्यूमन आई में वो कहां प्रेजेंट होता है। देखिए यहां पे डायरेक्टली हम इसके कंसेप्ट पे आते हैं। मैंने कहा यहां पर अगर किसकी बात करें, मैंने जब आपको डायग्राम प्रोवाइड किया था ह्यूमन आई का, उस डायग्राम से लिंक करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर आपको क्या करना है, अगर उस डायग्राम की बात करें तो मैंने कहा सपोज ये लेंस है, ठीक है, ये क्या है, लेंस है। लेंस से ही मैंने कहा इस तरह के कुछ एक कैनाल निकलती है जिसे हम हाइलोइड कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस कैनाल को यहाँ पे हाइलोइड कैनाल कहा था हमने, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, सपोज यहाँ पर ये लेंस वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हाइलोइड कैनाल होते हैं, ये सपोज यहाँ पे इस तरह से आई का स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के जो है बहुत सारे जो है नर्व्स लाइक स्ट्रक्चर, इसका नेटवर्क प्रेजेंट होता है। और इसी नेटवर्क को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। और यही जो ऑप्टिक नर्व होता है स्टूडेंट, इसके लिए ये कहा जाएगा कि ये ऑप्टिक नर्व कौन सा जो है स्पेशल एरिया है। मैंने कहा यहाँ पर ये जो रेटिना का जो पार्ट होता है वो लीव कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में जो है ये वाला जो रीजन होता है इसका, इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहा जाता है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट वो पार्ट हो गया या फिर वो एरिया आप इसे कंसीडर कर सकते हैं जहां पर क्या नहीं होता, मैंने कहा यहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या नहीं होता, यहां पर अगर हम किसकी बात करें, इमेज के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब यहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। इमेज का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 2 टाइप्स के सेल की बात करते हैं। एक सेल होता है रॉड सेल्स और एक सेल होता है यहाँ पर क्या, मैंने कहा एक होता है कॉन सेल्स, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रकार के जो सेल्स होते हैं यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, मतलब ये अब्सेंट होते हैं। और ये दोनों प्रकार के सेल्स अगर इसमें अब्सेंट है तो ऐसे एरिया को जो कि ऑप्टिक नर्व के पास रेटिना वाले पार्ट से लीव होती है, इसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पर क्या है, ये है, मैंने कहा वेयर द ऑप्टिक नर्व, जहां से ये जो ऑप्टिक नर्व होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लीव करते हैं रेटिना को। तो यहाँ पे देखिए ब्लाइंड स्पॉट के बारे में भी स्टडी किया, और इसी के पर्टिकुलर जगह पर ही ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक नर्व्स के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर ही क्या होता है, मैंने कहा ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन द मेन बिलोंग टू द सेम कैटेगरी एज द हीमोफीलिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डिजीज है, मतलब ह्यूमन बीइंग में होने वाले ऐसे डिजीज की बात कर रहा है जो किसके जैसे होते हैं, जो एग्जैक्टली सेम कैटेगरी के होते हैं जैसा हीमोफीलिया होता है। अब देखिए हीमोफीलिया कोई डिजीज है, इसी के सेम कैटेगरी में आने वाले डिजीज के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये थोड़ा लॉजिकल है, हालांकि ये ह्यूमन आई से ही लिया गया क्वेश्चन है, लेकिन इसको अब लिंक कर दिया है जेनेटिक्स से, जहां पे आप सम टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, क्या ऐसा कोई डिजीज जो कि सेम कैटेगरी में आते हैं, हीमोफीलिया जैसे होते हैं, क्या ये हाइपरमेट्रोपिया होते हैं, या फिर ये जो है रेबीज होते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस, और लास्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस। इन 4 ऑप्शन में से आपको जल्द से जल्द मुझे बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा आंसर आपको लगता है जो कि सेम कैटेगरी ऑफ द हीमोफीलिया में आते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको लॉजिक इस्तेमाल करना है।
इस कंसेप्ट को आपको कनेक्ट करना है जेनेटिक्स से। अब देखिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे इसके आंसर पे आते हैं। अगर यहाँ पे हीमोफीलिया की बात की जाए तो पहले हम हीमोफीलिया के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है। मैंने कहा ये भी क्या है, ए टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या होता है? मैंने कहा ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब अगर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आपको इन चारों ऑप्शन में से ये पहचानना है कि अमॉन्ग दीज 4 ऑप्शन आखिर कौन सा डिजीज ऐसा है जो कि क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। मैंने आपको जब ह्यूमन आई में इन सब सारे ह्यूमन आई के डिफेक्ट के बारे में बताया था तो वहां पर ही मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम किसकी बात करें, कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है एक प्रकार का क्या है, मैंने कहा ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? ये भी एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो बेसिकली किसके बारे में कहते हैं कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर होता है यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस। और यहाँ पर हीमोफीलिया भी क्या होता है, हीमोफीलिया भी तो एक आनुवंशिक रोगी होता है। तो ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। दोनों ही क्या रखे जाएंगे, एक ही कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो हमने यहाँ पर इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया तो इसमें क्या होता है। इसमें सम टाइप ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं उसकी क्या हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। वो पर्सन जो है उसमें क्या जो है उसकी किसकी कमी हो जाती है, मैंने कहा दे लैक्स द सम टाइप ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। और अगर उसमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो जाए या कुछ तरह के जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए, उसके कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर वो नहीं पाया जाएगा तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि अगर वहां पर जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं है तो यहां पर क्या होगा, मैंने कहा ये जो ब्लड है वो एक्सेसिव मैनर में, ठीक है, मैंने कहा ये जो ब्लड होता है वो रेगुलर बेसिस पे क्या होगा, फ्लोइंग को शो करते हैं, ठीक है। मैंने कहा इस तरह से एक्सेसिव ब्लड का क्या होता है, रेगुलर सिक्रेशन देखा जाता है, वो बेहतर रहता है क्योंकि वहां पे उसको क्लॉट करने के लिए अब कोई भी प्रोटीन जैसे या फिर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हीमोफीलिया भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये भी क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखा कि ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट है। अब सीधे लीड करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये ह्यूमन ईयर से संबंधित है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है ऑर्गन ऑफ कॉटी लोकेटेड इन। देखिए मैंने आपको कहा था ऑर्गन ऑफ कॉटी का जो इसी लेक्चर में हमने स्टडी किया हुआ है कि ऑर्गन ऑफ कॉटी जो होता है क्या होता है, मैंने कहा ये ह्यूमन ईयर के जो है हियरिंग के मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हियरिंग के मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट होता है। तो यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉटी के लिए बताया कि ऑर्गन ऑफ जो कॉटी होता है वो कहां लोकेट होता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। कॉक्लिया दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन स्केला टिम्पैनी, थर्ड ऑप्शन स्केला मीडिया, लास्ट ऑप्शन स्केला वेस्टिबुलाई। आप जल्द से जल्द मुझे बता दें कि आखिर आपके अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है जहां पे ऑर्गन ऑफ कॉटी प्रेजेंट होते हैं, लोकेट होते हैं। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने आंसर्स को पुट कर दिया होगा, लिफ्ट कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। डायरेक्टली आते हैं इसके डिस्कशन पे। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटी कहां प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जब टीएस ऑफ कॉक्लिया की बात की थी, ठीक है, हमने क्या बात की थी, जब यहाँ पे टीएस ऑफ कॉक्लिया की बात करते हैं तो इसमें कितने चैम्बर्स दिखाई देते हैं। मैंने कहा यहां पर हमें 3 चैम्बर्स दिखाई देते हैं, 3 प्रकार के चैम्बर होते हैं। अगर यहाँ पे 3 टाइप्स के चैम्बर की बात करें तो ये जो तीनों चैम्बर यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो होता है क्या, एक को हम कहते हैं यहाँ पे स्केला वेस्टिब्यूलाई, क्या कहते हैं, स्केला वेस्टिब्यूलाई कहते हैं। एक चैम्बर जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्केला मीडिया, ठीक है, क्या कहते हैं, स्केला मीडिया। और सबसे वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, मैंने कहा ये होता है स्केला टिम्पैनी, क्या होता है, ये सरफेस पे प्रेजेंट होता है स्केला टिम्पैनी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कितने प्रकार के जो चैम्बर्स होते हैं इसके कॉक्लिया के ट्रांसवर्स सेक्शन या इसके टीएस में प्रेजेंट होता है। मैंने कहा यहाँ पर जो है 3 टाइप्स के चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है स्केला वेस्टिबुलाई, एक होता है स्केला मीडिया, स्केला
टिम्पेनी, और ये जो स्केला मीडिया वाला पार्ट है जो कि यहाँ पर वेस्टिबुलाई और टिम्पेनी के बीच में प्रेजेंट होता है, इसी में ये कहते हैं कि इसी वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, मैंने कहा यहाँ पे स्केला मीडिया करेक्ट हो गया। लेकिन आप ये कहेंगे कि यहाँ पे कॉक्लिया क्यों नहीं आया, हालांकि ये पार्ट तो क्या है, ये कॉक्लिया के ही पार्ट हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अगर दो सिमिलर या फिर दो ऑप्शंस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में करेक्ट लगे तो आपको मोस्ट रिलेटिवली आंसर जिसका ज्यादा परसेंटेज होता है उसे आपको कंसीडर करना है। कॉक्लिया तो होता है, कॉक्लिया के भी ट्रांसवर्स सेक्शन में हम चेंबर की बात करेंगे, तो इसका डीपेस्ट जो ऑप्शन है कि कॉक्लिया के अंदर स्केला मीडिया होता है ना, उसके ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें दिखाई देता है, तो स्केला मीडिया क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। सीधे रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ यहाँ पे कि मिबोमियन ग्लैंड जो होता है वो एसोसिएटेड होता है किस पार्ट से। एक प्रकार के ग्लैंड के बारे में दे रखा है कि एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं मिबोमियन ग्लैंड, वो एसोसिएटेड होता है किस पार्ट से, क्या ये आई से एसोसिएटेड है, क्या ये ईयर से संबंधित है, क्या ये यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या फिर ये स्किन से संबंधित होता है। आपको ये बताना है कि दिस स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड विच इज नोन एज मिबोमियन ग्लैंड वो एसोसिएटेड कौन से पार्ट से होता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको आई के बारे में बताया हुआ था कि आई में क्या होता है, मैंने कहा आई में एक ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड का वर्क क्या होता है, मैंने कहा ये सिक्रेशन करते हैं। किसका करते हैं सिक्रेशन, मैंने कहा ये कुछ एक ऑयली सब्सटेंस को क्या करते हैं। जब मैंने आपको कुछ टाइप के ग्लैंड के बारे में बताया था, लैक्रिमल ग्लैंड देखा था, मिबोमियन ग्लैंड देखा था, तो वहां पर ये क्या करते हैं कि ये जो सब्सटेंस होते हैं ऑयली सब्सटेंस, उसको सिक्रेट करने का वर्क किसका है, मैंने कहा यहाँ पे मिबोमियन ग्लैंड का होता है। ये ऑयली सब्सटेंस को रिलीज तो करते हैं, लेकिन ये मिबोमियन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये प्रेजेंट होते हैं इनर सरफेस। कहाँ होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये इनर सरफेस ऑफ आईलिड, ठीक है, ये आईलिड के इनर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दो आईलिड को आपस में चिपकने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, फ्रिक्शन को उससे बचाते हैं, और ये ऑयली सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, और ये ह्यूमन आई से रिलेटेड ग्लैंड होता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे 9 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टिरअप शेप ईयर ऑसिकल। आपको ये बताना है ईयर ऑसिकल के बारे में क्वेश्चन है। ईयर ऑसिकल में कौन से ईयर ऑसिकल का शेप स्टिरअप शेप होता है। स्टिरअप शेप के बारे में मैंने आपको बताया था, हॉर्स राइडिंग में जो राइडर होता है वो जिस पैडल पे अपना पैर रखता है उसका शेप स्टिरअप शेप होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है इंकस, सेकंड ऑप्शन है स्टेपीज, थर्ड ऑप्शन है मेलियस, और लास्ट ऑप्शन क्या है, ह्यूमरस। आपको इन चारों ऑप्शन में से जल्द आइडेंटिफाई करना है कि आखिर वो कौन सा जो ईयर ऑसिकल होता है जिसका शेप कैसा होता है। मैंने कहा ये स्टिरअप शेप के होते हैं। मैंने सभी तरह के ईयर ऑसिकल्स के शेप के बारे में आपको बताया हुआ है कि मेलियस का शेप हैमर शेप होता है, और ये अगर हम किसकी बात करें, स्टेपीज की बात करें, तो इसका शेप कैसा होता है, मैंने कहा स्टेपीज का शेप ही क्या होता है, स्टिरअप शेप होता है। क्यों, बस आप इसको ऐसे लर्न करें कि यहाँ पे जो अल्फाबेट आ रहा है इसमें भी ऐसा आ रहा है, स्टिरअप में भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो कुछ इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। तो स्टिरअप शेप जो यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो स्टेपीज में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो मेलस में जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ईयर ऑसिकल्स जो होता है, मेलस जो होता है, इसमें इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है हैमर शेप। कैसा होता है, इसका शेप होता है हथौड़े जैसा होता है। जबकि यहाँ पे अगर इंकस के शेप की बात करते हैं तो ये जो इंकस एक ईयर ऑसिकल होता है इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है एनविल शेप। मैंने बताया था आपको कि अगर हम हैवी ब्लॉक की बात करते हैं जो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम या फिर स्टील आयरन से बना हुआ होता है, तो कुछ ऐसे शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इंकस ईयर ऑसिकल होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, हमने यहाँ पे स्टेपीज के बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है जिसे हम यहाँ पे इस लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है
कि ये स्मॉल लीजन ऑन द रेटाइना ऑफ द आई जो है उसके रेटाइना वाले भाग पे ये जो स्मॉल लीजन प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक छोटे क्षेत्र पाए जाते हैं, स्मॉल लीजन ऑफ द रेटाइना ऑफ द आई, यहां पर दिया हुआ है विच कंटेन ओनली कॉन्स, ठीक है, जो कि क्या कंटेन करते हैं, उसमें केवल एक सिंगल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम कहते हैं यहाँ पे कॉन सेल्स। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है कॉन सेल्स। देखिए यहां पर रेटाइना वाला पार्ट जो ह्यूमन आई में होता है उसका आखिर वो कौन सा स्मॉल लीजन है जहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, केवल एक कॉन सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब रॉड सेल्स नहीं पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है एरिया सेंट्रलिस, सेकेंड ऑप्शन है फोबिया सेंट्रलिस, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट और लास्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे ओरा सेरेटा। देखिए यहां पे इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि आखिर वो कौन सा जो है रेटाइना का रीजन होता है, स्मॉल रीजन होता है जहां पे केवल कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे इसके डिस्कशन पे आते हैं। देखिए जब मैंने आपको क्या बताया था कि ये लेंस है और लेंस के पैरेलल में क्या होता है, यहां पर कुछ एक डिप्रेशन जैसे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और यहां पर ये जो जिस एरिया में ये डिप्रेशन प्रेजेंट, इस डिप्रेशन को कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं यहाँ पे फोबिया। क्या कहते हैं, फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं। और ये जो होता है ये जिस एरिया में होता है इसे क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेंट्रलिस कहते हैं, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे येलो स्पॉट भी समटाइम कह सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर ये जो डिप्रेशन होता है इसके लिए कहते हैं, इस फोबिया सेंट्रलिस के लिए क्या कहते हैं कि ये जो फोबिया सेंट्रलिस होता है यहाँ पर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे केवल कौन सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे केवल कौन सेल्स प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, मैंने कहा यहाँ पे फोबिया सेंट्रलिस जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड जो है इस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आपको बस ये बताना था कि आखिर ये आई में ह्यूमन आई जो है इसका जो रेटिना का पार्ट होता है इसमें वो कौन सा स्मॉल लीजन है जहां पर केवल कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन सा होता है, मैंने कहा ये होता है यहाँ पर क्या, मैंने कहा ये होता है यहाँ पे फोबिया सेंट्रलिस। जबकि यहाँ पे देखिए फोबिया सेंट्रलिस तो वो वाला पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एरिया सेंट्रलिस भी दिया हुआ है। तो देखिए एरिया सेंट्रलिस वैसे यहाँ पे अगर बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, एरिया सेंट्रलिस को कहा जाता है येलो स्पॉट, ठीक है। अब इसका ऑप्शन जो है वो येलो स्पॉट वाला भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर आप उसको डिप्रेशन को ही लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ब्लाइंड स्पॉट की बात करते हैं तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है स्टूडेंट, इस ब्लाइंड स्पॉट में क्या कहते हैं कि इसमें तो यहाँ पे रॉड सेल्स भी एब्सेंट होते हैं, इसमें कॉन सेल्स भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, रॉड सेल्स भी नहीं होते हैं, कॉन सेल्स भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, ह्यूमन ईयर को फिनिश किया, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में देखा कि किस तरह से साउंड वेव को कलेक्ट किया जाता है यहाँ पे ईयर पिन्ना या फिर डिफरेंट टाइप के ईयर कैनाल के माध्यम से, और वो बेसिकली पहुंच जाते हैं यहाँ पे हियरिंग के लिए, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग रीजन में क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, इससे हमें क्या होता है, हियरिंग का मालूम चलता है। अब देखिए हमने इस लेक्चर में ह्यूमन ईयर को फिनिश किया है। इसी लेक्चर में हमने ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर पे कुछ एक बेस्ड क्वेश्चन देख लिए थे। ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने का पर्पस ये है कि हम कोई भी कंसेप्ट जो भी स्टडी कर चुके हैं वहां से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने आपको एक स्केलर प्रोवाइड किया, एक पैटर्न प्रोवाइड किया जिसके बेसिस पे आप ये कनेक्ट कर पाएं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। आप अपने मॉड्यूल्स, अपने डिफरेंट टाइप के स्टडी मटेरियल से भी बहुत तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को जो है वो केयरफुली रीड करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली रीड करने के बाद उसके पीछे के कंसेप्ट को समझना चाहिए। जो ऑप्शन करेक्ट है वो तो खैर ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है उसके बारे में भी एनालाइज करना है कि ये आखिर रॉन्ग क्यों है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ही किस तरह से दूसरे भी तरीके से पूछा जा सकता था उसके बारे में भी आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे दैट विल अबाउट द लोकोमोशन एंड द मूवमेंट। वहां पे हम इस चैप्टर को लोकोमोशन एंड मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स से, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।